देखो बच्चा, हम लोग मैथ में आज पढ़ेंगे चैप्टर साझेदारी। ठीक है, अब साझेदारी क्या होती है ये समझते हैं हम लोग। ठीक, तो मान लो आप ये समझिए कि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब बिजनेस अगर कोई लोग स्टार्ट करेंगे तो मान लो उसके लिए पार्टनरशिप होते हैं, लोग होते हैं। मतलब एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर 2 लोग हो गए, 3 लोग हो गए, 4 भी हो सकते हैं। जो जितना बड़ा बिजनेस हो गया उतना ज़्यादा पार्टनर होते हैं, उतने ज़्यादा साझेदार होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग देखते हो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उसमें हिस्सा होता है लोगों का कि इतना परसेंट हिस्सा इसका, उतना परसेंट उसका हिस्सा, उतना। तो जो साझेदारी चैप्टर है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि लोग अगर बिजनेस करेंगे, ठीक है, तो उसमें अगर 2 हिस्सेदार हैं तो किसने कितना लगाया। अगर हम ऐसा मान लें कि अगर एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 जो व्यक्ति हैं वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये बिजनेस में लगाए और दूसरे व्यक्ति ने 50,000 रुपये बिजनेस में लगाए। अब बिजनेस चलता रहा बढ़िया। साल के अंत में ठीक है, जैसे साल समाप्त हुआ, एक ने 50,000 लगाए थे, एक ने 10,000 लगाए थे। अब जैसे साल समाप्त हुआ तो हुआ क्या, तो टोटल लाभ हुआ वो 50,000 रुपये का हुआ। लाभ केवल 50,000 का हुआ। इनकम तो जितनी लगाई थी वो निकली आई, वो छोड़ो। लाभ 50,000 का हुआ। अब अगर लाभ 50,000 का हुआ, आप समझिए, तो जिसने 10,000 लगाए थे, एक ने 50,000 लगाए थे। अब रुपया जो 50,000 का लाभ हुआ एक्स्ट्रा, जो 50,000 का लाभ हुआ वो किस अनुपात में दिया जाए। क्या जिसने 10,000 लगाए थे और जिसने 50,000 लगाए थे, दोनों को बराबर बराबर 25,000 दिया जाना चाहिए क्या, या फिर अलग तरीके से। तो पहले आप यही सोचो, जो ज़्यादा रुपये लगाएगा, 50,000 लगाया उसने 1 साल तक और दूसरे ने 10,000 लगाया 1 साल तक। ठीक, जिसने ज़्यादा लगाया अगर दोनों को बराबर बराबर दे देंगे तो ज़्यादा वाला गुस्सा नहीं जाएगा कि हमने 50,000 लगा करके हमको 25,000 मिल रहा और तुम 10,000 लगा करके तुम 25,000 मिल रहा। गलत बात है कि नहीं। तो इसलिए ये साझेदारी चैप्टर यहाँ से बना कि अगर आप जितना पैसा लगाएंगे उसी के अनुपात में आपको लाभ दिया जाएगा। और ख़ास बात, दूसरा पॉइंट समझिए। जैसे एक और हम आपको बता देते हैं। मान लो एक व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है, 2। ध्यान सुनिए, एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। हमने आपको अभी बताया, एक ने 50,000 लगाए ए ने, ठीक है, और बी ने 10,000 रुपये लगाए। ठीक है, हमने आपको बताया 1 साल तक दोनों ने लगाए, 1 साल तक दोनों ने लगाए। क्लियर, 1 साल तक दोनों ने लगाए। ये पूंजी है जो लगाई जाती है ना किसी व्यापार में किसी व्यक्ति के द्वारा, वो है पूंजी। और ये जो कितने समय तक लगाया उसने, वो समय। लाभ लास्ट में हमने आपको बता दिया कि इन दोनों से लाभ जो होता है टोटल 1 साल बाद जो व्यापार करने के बाद लाभ होता है वो 50,000 का होता है। ठीक है, 50,000 का होता है। तो हमने आपसे अब यहाँ पे जब ये 50,000 का लाभ हुआ, इनकी इनकम तो निकल ही आई होगी। तो 50,000 उसके 10,000 वो तो निकल ही आया। 50,000 का लाभ हुआ एक्स्ट्रा। तो 50,000 का जब लाभ हुआ उस व्यापार में, तो अब किस तरीके से इनको बांट के दिया जाए। अगर हमने कहा कि नहीं भाई 2 लोग हैं, आधे आधे दे दिया जाए, 25,000 इसको 25,000 उसको, तो बिल्कुल ये गुस्सा आ जाएगा कि भाई साहब हमने 50,000 रुपये लगाए हैं, अब लाभ अगर हुआ है तो बराबर बराबर क्यों, उसने तो 10,000 रुपये लगाए थे। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ न्याय करना पड़ेगा, मैथ लगानी पड़ेगी। क्या मैथ लगानी पड़ेगी, भाई जिस रेशियो में भाई साहब इसने रुपया लगाया है उसी रेशियो में उसको लाभ भी दिया जाए, लाभ उसी रेशियो में दिया जाए। अन्यथा ही गुस्सा आ जाएगा ना भाई, अन्याय हो जाएगा ना उसके साथ। उसने इससे 5 गुना ज़्यादा रुपया लगवाया है और रुपया तुम बराबर बराबर दे रहे हो, इससे अच्छा वो भी 10,000 में लगाता। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो लाभ हुआ है, इसने जिस अनुपात में रुपए लगाए हैं, इसने जिस अनुपात में रुपए लगाए हैं उसी अनुपात में लाभ को बांट करके दिया जाए। उसी अनुपात में क्या किया जाए बच्चा, लाभ को बांट के दिया जाए। जैसे अब अगर यहाँ पर देखो 50,000 रुपये का लाभ हुआ तो कितने कितने दिए जाए। अगर यहाँ से आप देखें तो अनुपात अगर निकालेंगे तो 5:1 निकल के आएगा कि नहीं, कितना निकल के आएगा, 5:1। इसको काट देंगे 0 0 5:1। यानी हमें पता है कि टोटल जो वैल्यू लगाई गई वो अनुपातिक 6 लगाई गई। कितनी लगाई गई, अनुपातिक 6। अनुपातिक 6 की वैल्यू 50,000, अनुपातिक 6 की वैल्यू 50,000, जिसमें अनुपातिक 5 तो केवल ए ने लगाया है, तो ए को कितना मिलेगा, अनुपातिक 5, अर्थात 50,000 बटे 6 इंटू 5। इतना रुपया जो है केवल और केवल ए को मिलेगा, और बी को तो अनुपातिक 1 मिल जाएगा। तो अगर यहाँ 6 से भाग देंगे, अपना काट कूट के देख लेंगे, आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो नहीं। मतलब जितने रेशियो में, जितने अनुपात में इनकम पूंजी लगाई जाती है, उसी अनुपात में लाभ उस व्यक्ति को दिया जाएगा। ये सही न्याय होगा इस क्वेश्चन में। लेकिन अब अगर दूसरा प्रश्न कहा जाए, मान लो 2 व्यक्ति ए और बी, फिर से हम यहाँ बता देते हैं, 2 व्यक्ति ए और बी, ठीक है, अपना ये जो है तेल बनाने की कंपनी खोलते हैं। ठीक है, और दोनों ने क्या किया, इसने भी 50,000 रुपये लगाए, इसने भी 50,000 रुपये लगाए, दोनों ने बराबर लगाए। ठीक है, पूंजी दोनों ने बराबर लगाई। क्लियर। तो अब अगर पूंजी दोनों ने बराबर लगाई, हम यहाँ पर देखेंगे
ये जो पहला व्यक्ति ए है, इसने 1 साल के लिए अपनी पूंजी लगाई, ठीक है, और जो दूसरा व्यक्ति है इसने 15 महीने के लिए पूंजी लगाई, 15 महीने के लिए पूंजी लगाई, ठीक है। 15 महीने बाद जो लाभ हुआ वो मान लेते हैं 10,000 का हुआ, ठीक है, 10,000 लिख दिया, 10,000 का हुआ लाभ, जो है 10,000 का हुआ। अब क्या होगा, अब भाई साहब आप देखो दोनों लोगों को जो लाभ है वो किस अनुपात में दिया जाए। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पूंजी तो समान है, इसने भी 50,000 रुपये लगाए, इसने भी 50,000 रुपये लगाए, तो लाभ क्या, अब यहाँ पर 5-5 हज़ार रुपये दिया जाए दोनों को, ठीक है, ऐसा होना चाहिए क्या। तो अगर ऐसा किया जाएगा तब बिग गुस्सा हो जाएगा कि भाई साहब हमने 5,000 लगाए तो हैं, लेकिन हम अपन 5,000 ज़्यादा समय तक नहीं फंसा रहे हैं, हम 15 महीना तक दिए और ये 1 साल तक दिए हैं, ठीक है, ये 1 ही साल तक दिए हैं, तो ये तब भी गुस्सा हो जाएगा कि हमने ज़्यादा समय तक दिया है। समय भी तो, समय की जो वैल्यू होती है, कीमत होती है कि नहीं, तो उसने कहा हमने ज़्यादा समय तक दिया तो लाभ ऐसा कि बराबर थोड़ा मिलेगा, ऐसा नहीं है, गलत होगा, ये गलत है। तब इसके साथ फिर से न्याय करना पड़ेगा। अब न्याय करने के संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से जो ये पूंजी अब समय के अनुपात में बांट के देंगे। किसके अनुपात में बांट के देंगे, बात समझ पाए, क्योंकि लाभ तो बराबर है, सॉरी पूंजी तो बराबर है, ठीक है, समय अलग अलग है। तो जब समय अलग अलग है, इसने 12 महीने तक लगाया, इसने 15 महीने तक लगाया, 3 महीने एक्स्ट्रा लगाया कि नहीं, तो 3 महीना जो एक्स्ट्रा लगाया है उसकी ज़्यादा कीमत इसको अदा करो ना। तो इसका मतलब ये अब हमें समझ में आया कि अगर कोई व्यापार किया जाता है, कोई साझेदारी की जाती है, 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 3 व्यक्ति हो सकते हैं, अगर ये साझेदारी करेंगे तो साझेदारी करने के दौरान जो लाभ होगा, लाभ वो पूंजी के अनुपात में बटेगा और साथ ही साथ समय के भी अनुपात में बटेगा, ठीक है। लाभ जो है पूंजी के अनुपात में बटेगा, साथ ही साथ समय के अनुपात में भी बटेगा, यानी आपने कितना पैसा लगाया, कितने समय तक लगाया, उस हिसाब से आपको लाभ दिया जाएगा। क्लियर, आपने कितना पैसा कितने समय तक लगाया, उस हिसाब से आपको लाभ दिया जाएगा। क्लियर, तो इसी से आपका एक फार्मूला बन के आता है और उन्हीं को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने बता दिया कि 3 चीज़ें हैं, कोई व्यापार अगर करने जाएंगे तो व्यापार आदमी करता है लाभ के लिए, ये थोड़ा कि हानि हो जाए, हमको घाटे में चला जाएगा तो चलेगा ही, कितना सर्वाइव कर पाएगा आदमी, बात समझ पाए। तो अगर आप व्यापार करने जाओगे तो लाभ के लिए ही कमाओगे, लाभ के लिए आदमी करता ही है, अगर लाभ ना हो तो फिर कैसे उसका जीवन यापन। तो लाभ सबसे प्रमुख चीज़ है, और लाभ कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए ऐसे थोड़ा लाभ मिल जाएगा, पहले पूंजी हो आपके पास, पैसा हो, पैसा लगाओ, कैसे मिलाओ, अपना लगाओ, वो पैसा लगाओ तो वो होगी पूंजी, जो पैसा व्यापारियों ने लगाया है वो पूंजी हो जाएगी, ठीक है। अब पूंजी लगाने ऐसा नहीं कि मतलब हमने तुम्हें कह दिया कि चलो भाई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, और हमने क्या किया, केवल बस 1 हफ्ता तक पूंजी लगाई और बस हम पैसा लाओ, हम नहीं करने, हमें नहीं व्यापार करना। अरे भैया 1 हफ्ते में कहाँ हो जाएगा, तो पूंजी जो लगाई है वो कितने समय तक लगाई उस व्यापार में, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो लाभ कमाने के लिए आपके पास 2 चीज़ होनी चाहिए, पूंजी और समय, पूंजी और समय, बात समझ पाए। या फिर अगर 2 अगर व्यापारी हैं और वो कोई व्यापार करने जाते हैं, अब वो व्यापार अगर करने जाते हैं और लाभ कमाना चाहते हैं, तो लाभ कमाने के लिए अलग अलग दोनों व्यापारियों को लाभ किस अनुपात में बटेगा, तो लाभ बटेगा पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में। किसके अनुपात में बटेगा, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में। तो यहाँ से बस आप एक ये फार्मूला एक तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है, लाभ बराबर पूंजी इंटू समय, मोटा मोटा याद कर लेंगे, ठीक है, या फिर ये अनुपात में होती है, ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। मेरी बात समझ पाए, ठीक है। इसके आगे हमने पूरी भूमिका आपको खींच दी है कि इस चैप्टर में है क्या। अब हम इसमें जो जुड़े हुए फार्मूले हैं उनको आपको बता दें, ठीक है। तो अब आगे देखो इधर, बाकी ये थ्योरी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, वो बता दिया है हमने, बस ऐसे लिख दिया है। तो लाभ बराबर पूंजी इंटू समय, इसको अगर थोड़ा सा बदलेंगे तो लाभ को P से लिखेंगे, P बराबर, लाभ को P से दिखा देते हैं, इसको C से दिखा देते हैं, ठीक है, और इसको T से दिखा देते हैं। तो फार्मूला हमारा हो जाएगा P बराबर C इंटू टी, ठीक है, क्या हो जाएगा, P बराबर C इंटू टी, ठीक है, ये याद रखेंगे, P बराबर C इंटू टी, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, जहाँ याद रखेंगे P और C, P क्या है, C क्या है और T क्या है, समय, ठीक है, क्लियर। अब यहीं से अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज करें, एक चीज़ आपको बताते हैं, देखो अगर हम ये मान लें, रुको ऐसे कैसे बताया जाए इसको, जैसे अगर हम ये मान लें, देखो मान लो जैसे अगर हम कह दें कि समय नियत हो, समय क्या हो, नियत, तो जो लाभ है वो किस अनुपात में मिलेगा, पूंजी के अनुपात में मिलेगा, फिक्स बात है कि नहीं भाई। अभी आपको समझाया ना वहाँ पे कि समय जब फिक्स था, मतलब दोनों ने 1-1 साल के लिए लगाया पैसा, तो लाभ किसके अनुपात में मिलेगा, पूंजी के। तो अर्थात हम यहाँ पे जो लाभ होगा, अगर समय नियत है, कौन नियत है, समय नियत है, टी नियत है, टी,
तो लाभ जो होगा पी जो होगा समय, लाभ जो होगा लाभ वो किसके अनुपात में मिलेगा, पूंजी के। बताओ, ठीक है। अगर समय नियत है तो लाभ जो है पूंजी के अनुपात में मिलेगा। अगर 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 नियत पूंजी है, अगर पूंजी क्या है, पूंजी जो है सी ये नियत है, तो लाभ जो है समय के अनुपात में मिलेगा। लाभ किसके अनुपात में मिलेगा, लाभ जो है समय के अनुपात में मिलेगा। ठीक है, बात समझ पाए। अगर नियत क्या है, समय नियत है तो लाभ पूंजी के अनुपात में मिलेगा। अगर नियत क्या है, तो अगर पूंजी अगर नियत है तो लाभ जो है वो समय के अनुपात में मिलेगा। ठीक है, बात समझ पाए। आगे देखो, आगे देखो दूसरा, इस सूत्र को कुछ ऐसे बदल करके भी दिखा सकते हैं दूसरे पॉइंट पर। अगर पूंजी नंबर 2 डाल लो, पूंजी बराबर, ये भी आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, वह एक ही है, बस उसको बदल दिया है पूंजी। तो पूंजी बराबर अगर इसी फार्मूले से निकालेंगे तो लाभ बटे समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पूंजी बराबर लाभ बटे समय। ठीक है, और तीसरा अपना इसी में है, वही है, उसी को बस 75 किया, समय निकालना, समय निकालना है। तो समय निकालना है तो लाभ बटे पूंजी, लाभ बटे पूंजी। ठीक है, इसको पूंजी को हमें पता है कि हम सी से दिखाते हैं। ठीक है, इधर लिख देते हैं उस तरफ फार्मूले रूप में। इसको पूंजी को हम सी से दिखाते हैं, सी से, तो सी बराबर पी बटे टी। अरे फिर देखो समय को दिखाते हैं टी से, टी बराबर पी बटे सी। तो इस तरीके से ये फार्मूले के रूप में भी याद करेंगे कि दो, इसको किस लिए बनाने की जरूरत है, क्योंकि डायरेक्टली इन्हीं पर सवाल भी आ जाता है। ठीक है, एक ये आपसे बन गया। आगे देखेंगे, और अगर हम मान लेते हैं इतना, पहले आप ये और कुछ एक्स्ट्रा बताने का है क्या। ठीक है, देखो और एक चीज़ यहाँ से आपको बता दें कि मान लो 3 तरीके की पूंजी दी गई हैं, मान लो, ठीक है, या प्रॉफिट मान लो 3 तरीके का व्यापार किया गया है और प्रॉफिट नंबर 1 दिया है। ठीक है, उसका अनुपात दिया गया, पहले प्रॉफिट का, दूसरे प्रॉफिट का, तीसरे प्रॉफिट का, ऐसे P1 P2 P3। ठीक है, तो इनके जो लाभ और समय का अनुपात होगा वो होगा C1 T1 अनुपात C2 T2 अनुपात C3 T3। ठीक है, तो अगर 3 पूंजी लाभ दी गई, मतलब 3 प्रकार का व्यापार किया गया है, बताया गया पहले में इतना प्रॉफिट होता है, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, उनका अनुपात निकालने के लिए कह दिया गया। तो ऐसे डायरेक्टली आप उसका अनुपात निकाल सकते हैं। अगर 3 दिया गया, 4 दिया गया तो आप उसी तरीके से आप 4 वालों को भी निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे। ठीक है, उसी तरीके से आप 4 वालों को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। और भी कुछ, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, बात समझ पाए। अगर 2 लोग हैं, मान लो 2 लोग, 2 दिए गए हैं केवल, हालांकि इतना तो बताने की आवश्यकता नहीं है, 2 अगर केवल दिए हैं, ठीक है, 2 लाभ दिए गए हैं, तो P1 बटे P2 अनुपात का मतलब ये भी तो हो जाएगा बराबर C1 T1 बटे C2 इंटू T2। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अगर केवल 2 के 2 लाभ निकालने हैं तो मैं उनके बीच अनुपात निकालना है, 2 लाभों के बीच। ठीक है, और अगर हम ये मान लें कि हमें मान लो 3 लोग हैं, ठीक है, ऐसे 3 लोग हैं, ये 3 लोग हैं। अब तीनों लोगों की लाभ अलग है, इसका लाभ अलग है, उसका लाभ अलग है, उसका लाभ अलग। ठीक है, या तीनों लोगों का अलग अलग लाभ निकालना है, तीनों लोगों का अलग अलग नाम निकालना है, लेकिन समय जो है सब में समान है। समय कैसा है, समान, समय नियत है, समय समान है या नियत है। ठीक है, तो यही सूत्र ऐसे बन जाएगा, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर समान है ना, C1 अनुपात C2 अनुपात C3। कह दो ये कैसे, तो ये तो आपको इससे समझ में आ जाएगा। इस वाले से देखो, ये वाला है ना,
अगर समय समान होता देखो तो T1 दोनों होते या T केवल होता तो समय समान, ये कट गया। इधर भी बताया आपको कि अगर समय समान है तो जो लाभ होता है वो डायरेक्टली पूंजी के अनुपात में होता है। ठीक है, तो बस अगर समय समान है तो समय हटा ही दो, समय जब का समान है तो सिर्फ पूंजी के अनुपात में जो है लाभ बटेगा, और लाभ को P से दिखाते हैं और पूंजी को C से दिखाते हैं। तो इतनी थ्योरी आपको समझ में अब आ गई होगी, बस इन्हीं को घुमा घुमा के बस करना, मेन सूत्र ये है, और इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर आगे हम आपको प्रश्न कराएंगे तो बिल्कुल अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। आप इसको पहले नोट डाउन कर लें, फिर हम आपको संजय बताते हैं। ठीक है, चलो देखो, अच्छा आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर से हम लोग किसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, देखिए ध्यान सुनिए। कह रहा है कि एक व्यापार में ए बी और सी, ए बी एच, सी नहीं दिखा क्या है तो, लेकिन मिस प्रिंट हो गया है। ए बी तथा सी 3 साझेदार हैं। एक व्यापार है उसमें 3 लोग साझेदार हैं, ए बी और सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। ए का लाभांश कुल का, देखो क्या, अब यहां सुनिए, ये लाइन महत्वपूर्ण है। ए का लाभांश, ठीक है, ए का लाभांश कुल का, ए का लाभांश कुल का 3/16 है। ए का लाभांश कुल का 3/16 है। अगली लाइन में कह रहा है, ठीक है, दूसरी लाइन में कह रहा है बी का लाभांश, ठीक है, कुल लाभ का, यानी कुल जो लाभ हुआ है उसका 1/4 है, कुल का 1/4 है। अब ध्यान से सुने, लोग कितने थे, 3 लोग साझेदारी में हैं, ए बी और सी। कितने लोग हैं, 3, ए बी और सी। अब क्या रहा है ये कि भैया ए का जो लाभांश, मतलब ए को जो लाभ मिला है ना, वो कुल का, टोटल का 3/16 है। तो देखो ए को जो लाभांश मिला है कुल का, मतलब 3 बंदे हैं साझेदार में, ए प्लस बी प्लस सी, 3 लोग हैं ना। कुल का मतलब यही हुआ ना, तीनों लोगों को जो लाभ मिलेगा वही तो कुल का होगा। तो कुल जो लाभ होगा वो तीनों को जो होगा, उसका ए को जो मिला है वो 3/16 मिला है। और हमने आपको बताया है कि जिसका कहता है वो उसकी वैल्यू नीचे वाली होती है। तो कुल का मतलब कुल में जितने लोग आते हैं उनको जो टोटल लाभ था वो अनुपातिक 16 था, तो ए को मिला है 3। बात समझ पाए? अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरी लाइन को, ए अनुपात ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3/16। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी बताया कुल का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों लोगों को जो लाभ मिला अनुपातिक 16, तो उसमें से जो ए को मिला वो 3 है। ए को लाभ कितना मिला थी, ये हम आपको जो रेशियो चैप्टर्स में बहुत अच्छे से समझाए थे। अब इसी को लाइन को इसमें देखो, बी का लाभ कुल का, तो कुल कितने हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये कुल है, कुल का। बी को जो मिला अनुपातिक 1 मिला, कितना मिला अनुपातिक 1, तो इसको इसे लिख देंगे बी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी, बी ए अनुपात ए प्लस बी प्लस सी, 1/4। ठीक है, ये ऐसे बदल जाएगा। क्लियर? तो अब आपसे क्या कहा है आंसर में, सी को यदि 243 का लाभांश मिला है तो बी को कितनी राशि मिली। कोई बात नहीं, हम इसको बदल देते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को उठा करके इसी के नीचे लाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/4। अब यहाँ पर देखो, इसमें एक चीज़ ऐसी, इन दोनों अनुपातों में एक चीज़ ऐसी है जो दोनों में कॉमन है, तो ए प्लस बी प्लस सी इसमें भी है, ए प्लस बी प्लस सी इसमें भी है, दोनों में है। अगर दोनों में है तो भैया इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए रियल में वही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अनुपातिक 3 और यहाँ पे 4 है। ये तो गलत बात है ना, आदमी एक है और वैल्यू अलग अलग है। तो जब वैल्यू अलग अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, दोनों का वैल्यू हमें सेम करना पड़ेगा। यानी इधर भी हमें 16 लाना पड़ेगा, इधर 16 है तो 16 लाना पड़ेगा। तो 4 का गुणा कर देंगे, इधर 4 का गुणा कर देंगे तो ये तो अनुपात हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16। अब देखो यहाँ पर हमारा काम बन गया। क्या काम बन गया कि इधर भी अनुपात हमारा 16 हो गया, और बस ए बी सी का इधर भी 16 हो गया, उधर भी 16 हो गया। बस हमें यही चाहिए था, दोनों में बराबर चाहिए था, इधर भी बराबर उधर भी बराबर, दोनों में ए बी सी का वैल्यू जो है बराबर है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे,
देखो इधर, अब ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों का रेशियो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए ए बी सी तीनों का रेशियो निकाल लेंगे इसी से, इन्हीं से। कैसे निकाल लेंगे? देखो ए का वैल्यू, ए का अनुपात तो पहले दिया है 3, बी का अनुपात इसमें दिया है 4, मिल गया ना। तो ए और बी, ध्यान सुनिए, ए और बी दोनों को जोड़ो, ए और बी दोनों को जोड़ो तो 4 और 3 7, यानी ए प्लस बी कितना हो गया वैल्यू 7, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है 16। ध्यान सुनिए, ए बी जोड़ो, 4 3 7 है, और ये टोटल कितना है 16, कितना है 16। तो अगर इस 16 में टोटल में से हम ए बी घटा दें तो सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी ना, नहीं पल्ले पड़ी बात। देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 16, और हमें पता चल गया है ए प्लस बी बराबर है 7। कैसे? वो तो देख चुके हो ना यहाँ से 7। तो अब अगर ए प्लस बी प्लस सी में ए बी घटा दो, इसको घटा दो, तो ये बी ये कट कैंसिल हो जाएगा, तो सी बराबर आ जाएगा 16 में से 7 घटाएंगे कितना 9। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो सी का अनुपात में मान आ जाएगा 9। बी की तो पहले पता है 4, ए की तो पहले भी पता है 3, तीनों अनुपात आ गए कि नहीं? पता चल गया ना तीनों अनुपात, ए का अनुपात, बी का अनुपात, सी का अनुपात, तीनों अनुपात पता चल गया। अब जो पूछा है बता दोगे तुम। सी को कह रहा है 243 मिले हैं, लेकिन तुम तो करो ना सी को भैया अनुपातिक 9 मिला है, तो 9 की वैल्यू 243, 9 की वैल्यू कहाँ आ जाएगी 243, 9 की वैल्यू 243। तो पूछा क्या है आपसे, काट ले उसको। बी, तो बी को कितना मिला अनुपातिक 4 निकालना, बी पूछ रहा है अनुपातिक 4 निकालना है बस। तो 243 बटे 9, 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा, कितने बचेगा 6 9 7 63 27 आ जाएगा। 4 का उधर गुणा कराना पड़ेगा, तो 4 7 चौक 28 के 8, और 2 4 दूनी 8 और 2 10, आंसर आ जाएगा 108। यानी जो बी को रुपए मिले हैं वो कितने मिले हैं 108 रुपए। बी को कितने मिले हैं? तो उम्मीद करते हैं इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। लिख करके हमने समझाने के लिए इतना बड़ा आपको कर दिया, ये कुछ करने की इतनी आवश्यकता है ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ से करेंगे हम, इतना है सोल्यूशन इसका, और वो समझाने के लिए आपको इतना बता दिया। ठीक, तो आप इसको समझ गए होंगे, नोट कीजिए इसे। तो मन लगा नहीं। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यापार में ए तथा बी को एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ। ठीक है, एक व्यापार में कह रहा है ए और बी, दो लोग हैं, पहले देखो ए और बी, इनको एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ। ठीक, वाव, ये किसी अनुपात में लाभ, निश्चित फिक्स अनुपात में लाभ हुआ। कह रहा था बी तथा सी को, बी और तथा सी को उसी अनुपात में लाभ हुआ जिस अनुपात में ए तथा बी को हुआ था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यो। कह रहा है कि ए और बी को जिस अनुपात में लाभ हुआ था ना, उसी अनुपात में बी और सी को भी लाभ हुआ था। जिस अनुपात में ए और बी को हुआ है ना, जिस अनुपात में, मान लो किसी भी अनुपात में हुआ हो, मान लो इनका अनुपात हम मान लेते हैं अनुपात बी, उसी अनुपात में बी और सी को भी हुआ है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं? मतलब इनके लाभ का अनुपात बराबर है इनके लाभ का अनुपात। बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं? यही क्वेश्चन में ही कह रहा है ना कि ए और बी को जिस अनुपात में लाभ हुआ ना, बी और सी को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ, अर्थात ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। अच्छा, जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो आप जानते हो कि इसका गुणा अंदर अंदर हो जाता है, इसका गुणा बार बार हो जाता है। ये आप जानते हो, ये सब हमने आपको रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ाया है। तो यानी यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ये सी हो जाएगा, यानी बी बराबर जब आप निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर ए सी आ जाएगा। अब आगे क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, आगे कह देता है यदि लाभ में ए को 6400 रुपये और सी को 10,000 रुपये मिले। अच्छा, लाभ में ए को जो है 6400, तो यहाँ 6400 लिख देंगे, और सी को 10,000 रुपये, तो 10,000 लिख देंगे, मिले तो बी को कितनी राशि जो है, तो बी को कितने रुपए जो है मिले हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर आप करेंगे तो ध्यान से देखिए, इसको अपना निकाल सकते हैं 2 2 शून्य करके बाहर। ठीक है, यहाँ से 2 शून्य निकालेंगे तो 100 यहाँ से निकालेंगे तो 10 यहाँ से निकलेगा, 10 यहाँ से निकलेगा, 100 यहाँ बाहर आ जाएगा। नहीं समझ पाए? 10,000 का निकालेंगे ना तो यहाँ 100 है ना इतना, या फिर अपना 10,000 को तोड़ लो, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 4 बार तोड़ेंगे, 2 बार बाहर आ जाएगा। बात समझ पाए? नहीं बात पल्ले पड़ी? चलो बता देते हैं डायरेक्टली। तो देखो ऐसे तोड़ लेंगे इसको,
8 गुणा 8, 8 8 64 होता है, और ये 100 है, तो 100 को 10 गुणा 10 में तोड़ लेंगे, ठीक है। इसको देखो 10 गुणा 10, इसको तोड़ेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, ऐसे तोड़ लिया। अब आसान हो गया हमारे लिए, हालांकि इतना नहीं बताने की आवश्यकता है, लेकिन आप फिर भी समझ सकते थे वैसे ही। तो 2 करके 2 पेयर बाहर आ जाएंगे, 2 पेयर बाहर आ जाएंगे ऐसे। तो देखो 2 पेयर बाहर आएंगे, तो कितने यहाँ पे 10 बाहर आएंगे, 1 2 3, और 1 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो 10 आएंगे बाहर, कितनी बार, 3 बार, तो 1000 बन जाएगा ना, और 1 बार 8 आ जाएगा, 8 से गुणा करा देंगे तो 8000 आ जाएगा डायरेक्ट। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि यक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 50,000 तथा 40,000 की पूंजी निवेश की। 2 लोग हैं, अब की बार यक्स है और वाई है। अब इन दोनों ने क्या किया, पूंजी लगाई, ठीक है, जिसमें से यक्स ने 50,000 रुपये लगाए हैं और वाई ने बच्चा जो लगाए हैं वो 40,000 लगाए हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। तो आप देखो ये जानते हो ना बच्चा, देखो आपने इधर पढ़ा अभी, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, यही तो पढ़ा है ना बच्चा। अब देखो जब हमने आपको बताया कि समय जो है वो कांस्टेंट है, मतलब 1 साल वर्ष के अंत में बोला है ना, तो 1 साल के लिए इसकी भी पूंजी लग रही है, 1 साल के लिए इसकी भी पूंजी लग रही है। तो लाभ जो है ना बच्चा वो पूंजी के अनुपात में ही मिलेगा। किसके अनुपात में मिलेगा, तो पूंजी का जो अनुपात है उसी के अनुपात में ही लाभ मिलेगा। तो पूंजी का अनुपात क्या है, 5:4, 5:4। तो लाभ जो है हमारा वो भी 5:4 के रूप में ही मिलेगा, अर्थात 5:4 के रूप में ही लाभ मिलेगा। यही ऑप्शन होगा, ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा ए तथा बी ने, ए तथा बी ने क्रमशः 1,85,000 अच्छा, ए तथा बी ने, ठीक है, ध्यान से देखिए अब, ठीक है। ए तथा बी ने, अभी तक पूरा ब्लर ही आ रहा था क्या, कितने, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए तथा बी ने 1,85,000, ठीक है, तथा 2,25,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। ए ने 1,85,000 और बी ने 2,25,000, इतनी पूंजी लगाई। इसने इतनी लगाई, इसने इतनी लगाई पूंजी, दिख रहा है ना, देखो यहाँ तक पूंजी, ठीक है, इतनी पूंजी लगाई दोनों ने। अब आगे कह रहा है व्यापार शुरू किया, यदि बी ने 9,000 का लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितने का लाभ हुआ। कोई बात नहीं, हम पहले देखेंगे, ये पूंजी लगाए हैं तो लाभ का अनुपात निकाल लें, लाभ का अनुपात। तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। क्यों, अभी पढ़ चुके हैं, पूंजी का अनुपात जो होगा ना बच्चा वही लाभ का अनुपात होगा जब समय समान है, वही लाभ का अनुपात होगा। यानी लाभ का अनुपात जो होगा पूंजी के अनुपात के बराबर होगा अगर समय समान है। तो 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएंगे, ऐसे ना काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, 55, 25, 45, और तो कुछ कटेगा नहीं ना। तो अनुपात जो लाभ का अनुपात आ जाएगा वो 37:45 आ जाएगा, इतना आएगा अनुपात, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ने 9,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया। तुम कह रहे हो ना भैया, हम तो बी कह रहे हो ना, हम तो अनुपातिक 45 का लाभ प्राप्त करें, तुम कह रहे हो 9,000 का लाभ प्राप्त किया है। तो अनुपातिक 45 की वैल्यू हो जाएगी 9,000। तो 1 की वैल्यू अपना निकाल लेंगे। पूछा क्या है आपसे, तो व्यापार में कुल कितने का लाभ हुआ, कुल लाभ इसको जोड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, 45 और 37 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 82।
82 आ जाएगा। तो 82 की वैल्यू निकाल दो। तो 9000 बटे 45 गुणा 82, आप इसको कर लें। 5 से काटेंगे, 5 9 45, हाँ 45 दूना 90 चले जाएगा, ठीक है। 45 दूनी 90, तो 2 आ जाएगा, इधर उधर काट देंगे, ठीक है। 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, ठीक है, 00, यानी कुल लाभ जो हुआ वो 16,400 रुपये का हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर कितना है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहे हैं। ए तथा बी ने क्रमशः 40,000 तथा 75,000 की राशि निवेश की। ए और बी ने 40,000 और 75,000 की जो राशि है निवेश की, ठीक है। पूंजी यानी इसमें लगाई 40,000 और 75,000, ये पूंजी हो गई। आगे 5 वर्ष के अंत में उन दोनों ने कुल 46,000 की राशि प्राप्त की। 5 वर्ष के अंत में उन दोनों ने, 5 वर्ष कितने वर्ष दिया है, 5 वर्ष, उन दोनों ने जो है राशि प्राप्त की, कितने की, 46,000 की, 46,000 की राशि प्राप्त की। ज्ञात करें कि इसमें से ए का हिस्सा क्या है। तो एक चीज देखो, 5 वर्ष तक दोनों ने रुपए लगाए हैं, समय दोनों का समान है कि नहीं। अगर समय समान है तो जो पूंजी का अनुपात है ना, सॉरी जो लाभ का अनुपात है ना, लाभ का जो अनुपात है ना बच्चा, वो पूंजी के अनुपात में हमें प्राप्त होगा। तो पहले पूंजी का अनुपात निकाल लें ना हम। तो पूंजी का अनुपात अगर निकालेंगे तो ये डबल शून्य से डबल शून्य कट जाएगा। सॉरी लाभ का अनुपात निकाल दें, अगर लाभ का अनुपात अगर निकालें तो हाँ 3 शून्य से 3 शून्य जो है कट जाएगा। 3 तो है ना, 40,000 है, अच्छा ठीक है 40,000। तो 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा और ये तुम्हारा बचेगा 40, इसको काटेंगे 8 पंचे 40 और ये आ जाएगा 15, ठीक है। अब 8:15 आ जाएगा लाभ का अनुपात, ठीक। कितना आ जाएगा लाभ का। लेकिन ये कह रहा नहीं भैया 5 वर्ष बाद जो है दोनों को जो प्राप्त हुआ रुपया ना, वो 46,000 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, हम कह रहे ना भैया 46,000 थोड़ा प्राप्त हुआ, हमें तो अनुपातिक 23 ही प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ, टोटल दोनों को कितना प्राप्त हुआ, अनुपातिक 23। तो अनुपातिक 23 की वैल्यू हो जाएगी 46,000। अनुपातिक 23 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 46,000। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2,000। अनुपातिक 1 की वैल्यू अगर हो जाएगी 2,000 तो पूछा क्या है आपसे, ए का हिस्सा अनुपातिक 8 निकाल देंगे। 8 दूनी 16,000, ए का हिस्सा हो जाएगा 16,000। ये हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। अब आ गया, चलो अच्छा आगे अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहा है, सुनिए क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा, ध्यान से देखो। कह रहा है कि x y तथा z, शांत हो जाओ, x y तथा z। अरे भाई जब वीडियो बनाया कर तब शांत हो जाया करो, ठीक है। x तुम लोग हमारी भी बद्धता बेकार करा देते हो, वीडियो भी बेकार करवा देते हो, समझ पाए। तो x y तथा z, x y तथा z 3 लोग हैं, ठीक है। x y तथा z ने एक व्यापार शुरू किया। 3 लोगों ने एक व्यापार शुरू किया जिसमें x तथा z ने, x और z ने, कितने 2 लोगों, देखो पहले x और z ने, ठीक है। जिसमें x तथा z ने 2:1, ठीक है। तथा x और y ने 3:2, ठीक है, के अनुपात में पूंजी निवेश की, ठीक है। यदि वार्षिक लाभ जो है वो कितना ज़्यादा है, 1,57,300 रुपया, बहुत लाभ है भाई, है। तो इसमें y का हिस्सा क्या है, तो y का हिस्सा कोई बात नहीं हम निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए हमें x y और z तीनों का अनुपात चाहिए, पूंजी का, तीनों का। तो तीनों का अनुपात तब निकलेगा जब यहाँ पर आप देखो x और z है, x दोनों में कॉमन है कि नहीं, लेकिन जब कॉमन है तो यहाँ सेम होना चाहिए ना अनुपात, लिए तो अलग बात है, इसमें अलग अलग हो गया, इसका मतलब हमें रेशियो बराबर करना पड़ेगा, अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो के तहत ऊपर गुणा कराना पड़ेगा 3 का, यानी इस वाले का गुणा ऊपर कराना पड़ेगा और उधर नीचे इस वाले का गुणा नीचे इधर कराना पड़ेगा।
तो इसका रेशियो बन जाएगा 6:1, इसका रेशियो बन जाएगा 6:4। क्या है? अच्छा, 6:3। ठीक ठीक है, तो बन गया अब हमारा x का वैल्यू निकल के आ गई 6, x का मान आ गया 6, y का मान आ गया 4, y का मान आ गया 4 और z का मान आ गया 3, z का मान आ गया 3। यानी इस अनुपात में पूंजी लगाई है इन लोगों ने। पूंजी जो है 6:4:3 के अनुपात में लगाई। अच्छा, पूंजी जब इस अनुपात में लगाई हो, समय देखो, समय पहले देखो क्या कह रहा है, वार्षिक लाभ, मतलब समय तो समान है ना, समय समान है तो लाभ भी भैया हमारा समान होगा, पूंजी के अनुपात में लाभ भी होगा, यानी लाभ का अनुपात भी यही होगा 6:4:3। अब आपसे क्या कह रहा है, यदि वार्षिक लाभ इतना हो, अच्छा यन से वार्षिक लाभ निकालो, 6 4 10 3 13, यन से टोटल वार्षिक लाभ कितना है 13, यन से वार्षिक लाभ है 13, और वो कही रहे ना वार्षिक लाभ जो हुआ है 1,57,300 है, 1,57,300 रुपया है, इतना बोल रहे हैं। तो आपसे पूछा क्या है, तो इसमें y का हिस्सा पूछा है, y का हिस्सा कितना, अनुपातिक 4, यानी निकाल लेंगे अनुपातिक 4 की वैल्यू। अनुपातिक 4 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1,57,300 बटे में 13 और इंटू में 4, अब बस करा देंगे, 13 एकम 12,000 कर लेना भाई, 12,000 कितना है, 12,100 और कितना यार हो ना, अब गुणा करा लो, 0,0,4,8। ठीक है, तो यो हिस्सा किसका है, यो हिस्सा है y का आंसर। ठीक है, देखो अच्छा आगे अगला क्वेश्चन देखो, 8वां नंबर, अच्छा 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी व्यापार को शुरू करने के लिए, 7वां देखो क्वेश्चन, किसी व्यापार को शुरू करने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता थी, किसी व्यापार को शुरू करने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता थी उसका 30% ए ने, भाई देखो कोई व्यापार शुरू करने के लिए जो भी टोटल अमाउंट की जरूरत है उसके 30% किसने लगा दिया, ए ने। जितनी पूंजी के लिख देते हैं, जितनी पूंजी की आवश्यकता थी उसका कितना परसेंट, 3/10। ठीक है, 3/10 किसने लगा दिया, ए ने लगा दिया। ठीक है, आगे तो तब 2/5 भाग बी ने, 2/5 भाग जो है किसने लगाया, 2/5 भाग बी ने। आगे 2/5 भाग बी ने, तो शेष जो है सी ने लगा दिया। शेष किसने लगा दिया, शेष सी ने लगा दिया। 3 लोगों ने लगाया रुपया, ध्यान सुनिए, जितनी पूंजी की जरूरत थी ना उस पूंजी का 3/10 भाग ए ने लगाया, 2/5 भाग बी ने लगाया, जो बचा वो सी ने लगा दिया। अब पहले दिक्कत तो यहाँ पे ये है कि टोटल पूंजी माने किसको, अगर एक अनुपात था तो हम मान लेते, लेकिन अब यहाँ पे किसको माना जाए। तो एक चीज़ ध्यान रखिए आप लोग, जब कई सारे ऐसे अनुपात दे दिया जाए, सी का भी मान लो दे दिया होता, तो हमेशा आपको क्या करना है, जो हर में वैल्यू है उसका आप एलसीएम मानो। क्या मानो, हर में जो वैल्यू है उसका आप एलसीएम मानो, या फिर ना एलसीएम समझ में आए तो बस डायरेक्टली गुणा कर लो, वो मान लो, एलसीएम मानना ज़्यादा सही है। ठीक है, तो अगर इनको, या फिर ये समझो इसको बराबर करना है, मोटा मोटा क्या समझो, नीचे हर वाली वैल्यू का करना है, बराबर करना, हर वाली वैल्यू का करना है बराबर, यानी इधर भी बराबर करना उधर भी बराबर करना, मतलब अगर इधर 10 है तो उधर भी 10 होना चाहिए, ऐसा कर लेना। अगर बराबर करा देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम मान लेंगे, हमारी कुल वैल्यू पता चल जाएगी। तो भाई बराबर कराने के लिए अब एक चीज़ देखो, है तो 10 है, एक अगर भी 10 बनाना है तो हमें एक काम करना पड़ेगा, 2 का गुणा इधर करा दो, 2 का गुणा ऊपर करा दो। बताओ बात सही है कि नहीं, बताओ। ठीक है, तो अगर ये 10, ये भी नीचे भी 10, नीचे भी 10, तो हमारी देखो कुल पूंजी जो आ गई वो 10 आ गई। कुल पूंजी कितनी आ गई, 10। कुल पूंजी जो है वो कितनी आ गई, 10। तो कुल पूंजी हमारी हो गई 10। अब देखो जो 10 रहा है, ए बी और सी, कुल पूंजी है टोटल, सब तीनों मिलके कितने रुपए लगाए, 10। 10 में से 3 रुपया ये लगाई, 10 में से ए कितने लगाई, 3। 10 में से 3 रुपया ये लगाई। बी कितने लगाई, बी 4, 2 दूनी 4, बी लगाई 4 रुपया। अब टोटल हमारे 10 रुपया लगाना रहा है, ए लगाई 3 रुपया, बी लगाई 4 रुपया, तो सी कितने लगाई है, 3 रुपया। नहीं बात समझ पाए, बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं।
तो अगर ऐसा कहूँ तोड़ मोड़ के दे ही दे क्वेश्चन तो आप कर लोगे आप उसको कि नहीं। ऐसे करना है, बस नीचे वाली वैल्यू बराबर करनी है। कैसे करना है, एलसीएम लेके करो चाहे गुणा करा के कराओ, जो भी करना हो, नीचे वाला बस वैल्यू बराबर कर लो। तो नीचे वाला जो वैल्यू तुमने बराबर कर ली तो क्या होगा, तुम्हारा कुल कितना रुपया लगा वो निकल के आ गया। कुल लगाया था 10, कुल लगाया था, तीनों ने मिलकर लगाया कितना 10, तीनों ने मिलकर लगाया 10, जिसमें ए ने लगाया 3 रुपया, बी ने लगाया 4 रुपया, और 10 में से बाकी 7 घटा देंगे तो सी ने लगाया 3 रुपया। ठीक, तो पूंजी तीनों की आ गई, पूंजी आ गई तीनों की। अब क्या कह रहा है, यदि वर्ष के अंत में, अच्छा वर्ष के अंत की बात कर रहा है कि मतलब समान समय के लिए लगाया है, तो अगर पूंजी का अनुपात ये है तो समय का भी अनुपात सेम होगा। समय सॉरी लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात भी सेम होगा, लाभ भी इसी में होगा 3:4:3। क्या कह रहा है, यदि वर्ष के अंत में कुल 4000 का लाभ हुआ, कुल कितने का लाभ हुआ 4000 है ना, यदि वर्ष के अंत में कह रहा कुल 4000 का लाभ हुआ, देखो कुल कितने का लाभ हुआ 10 का, यानी 10 का लाभ हुआ, करो 4000 का लाभ हुआ तो 10 की वैल्यू 4000, 10 की वैल्यू 4000। तो फिर आगे क्या कह रहा है, अच्छा अरे जो बी द्वारा प्रदत्त का 20% है, जो बी द्वारा प्रदत्त राशि का 20% है, तब सी ने उस व्यापार में कितनी पूंजी निवेश की। ये थोड़ा सा लाइन बदल देंगे। अच्छा यदि वर्ष के अंत में, एक सेकेंड थोड़ा सा इस लाइन को समझ लें, ये बहुत बढ़िया लाइन कही थी, इधर देखो ध्यान समझिए क्या कही थी, देखो इधर कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान समझिए, इस लाइन को समझिए, हमने पूरा नहीं पढ़ा। यदि वर्ष के अंत में कुल 4000 का लाभ हुआ, वर्ष के अंत में कुल कितने का लाभ हुआ, अगर इतनी लाइन दिया होता तो इनको जोड़ करके अनुपातिक 10 की वैल्यू 4000 होता, लेकिन ये नहीं बोला। कह रहा यदि वर्ष के अंत में कुल 4000 का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ 4, जो बी द्वारा प्रदत्त, बी द्वारा दिया गया राशि का कितना है, बी द्वारा दिए गए राशि का, बी द्वारा दिए गए राशि का 20% है। अच्छा ये बी द्वारा जो दी गई राशि है उसका 20% है, यानी बी ने जितना रुपया दिया है ना उसका 20% ही लाभ हुआ है। तो अच्छा बी ने कितना दिया तो 100% निकाल लो, बी ने कितना दिया तो 100% निकाल लो, तो निकाल देंगे 4000 बटे 20 गुणा 100, काट देंगे 20×5 100, ठीक है 20000 आ जाएगा ना। तो बी द्वारा कितना राशि दिया गया है 20000, बी ने कितना राशि दिया है 20000, ठीक है। अब पूछा क्या है, तब सी ने व्यापार में, अच्छा ये बी ने 20000 रुपया लगाया, बी ने रुपया कितना लगाया, बी 4 की वैल्यू 20000, 4 की वैल्यू 20000, 4 की वैल्यू 20000, तो सी की वैल्यू निकाल लो, 3 की वैल्यू निकाल लो। 4 की वैल्यू नहीं बात समझ पाए, 4 की वैल्यू 20000, तो 1 की वैल्यू 5000, तो 3 की वैल्यू 15000। आंसर आ रहा है कहीं, सी नंबर। बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं, पहले ही बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, इसमें क्या कह रहा है, ए बी ने एक व्यापार शुरू किया, शांत हो जाओ भाई, ए बी ने एक व्यापार शुरू किया, इस व्यापार में उन्होंने 2:3 के अनुपात में निवेश किया। अच्छा ए और बी 2 लोग हैं और इन लोगों ने व्यापार शुरू किया, और जो इन लोगों ने रुपया लगाया यानी पूंजी जो लगाई है ना बच्चा, वो 2:3 के अनुपात में लगाई है, 2:3 के अनुपात में पूंजी जो है लगाई है। यदि ए 10,000 निवेश करता हो तो उनके निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता है। यदि ए 10,000 और निवेश करता है, अच्छा ए जो है 10,000 रुपये और जोड़ देता है, ए 10,000 रुपये और जोड़ देता है, मतलब इतने तो पहले अनुपात रहा है, इस अनुपात में पूंजी लगाई थी, लेकिन ए क्या करता है 10,000 रुपया और जोड़ देता है, 10,000 रुपया और दे देता है, 10,000 और जोड़ देता है, तो उनके निवेश का जो अनुपात हो जाता है ना बच्चा, वो हो जाता है 3:2, तो इनका अनुपात का निवेश जो हो जाता है 3:2 हो जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ए ने कितने रुपए जो है निवेश किए, ए ने कितने रुपए जो है निवेश किए। अच्छा तो एक चीज़ अब आप ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ए ने 10,000 रुपये लगाए हैं, ए ने 10,000 रुपये लगाए, बी ने कुछ किया है क्या, बताओ, बी ने कुछ रुपया लगाया है क्या बाद में, ध्यान सुनिए क्वेश्चन बढ़िया है। ये भी कह रहा है कि ए ने 10,000 रुपये लगाए,
तो अनुपात जो है 3:2 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है? 3:2। अच्छा, ए ने अगर रुपये लगाए हैं तो भैया ठीक है, इनका बढ़ गया, अनुपात बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे बी ने कुछ रुपया लगाया है क्या, कुछ निकाला है क्या, उसका अनुपात क्या है? बदल दिया। उसने कुछ किया ही नहीं, ना लगाया है ना निकाले, पहले जो लगाया था उसका अनुपात तुमने बता दिया। तो जब भैया बी ने कुछ किया ही नहीं है तो पहला काम हमारा, इनका अनुपात सेम करो। क्या करना पड़ेगा? सेम। तो सेम करने के लिए इस 2 का गुणा ऊपर, इस 3 का गुणा नीचे करेंगे तो ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इधर करेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। बताओ समझ में आया? तो नया जो अनुपात हमारा हो जाएगा बच्चा वो ये हो जाएगा 4:6 पहले रहा है, बाद में होगा 9:6। जब 10,000 इसने लगाए ना, किसने? ए ने जब 10,000 रुपये लगाए तो अनुपात 4 से बढ़कर हो गया 9। 4 से बढ़कर कितना हो गया? 9। बढ़ा कितना 4 से 9 आने में? अनुपातिक 5। कितना बढ़ा? 5। तो अनुपातिक 5 की वैल्यू 10,000। अनुपातिक 5 की वैल्यू अगर 10,000 तो 1 की वैल्यू 2,000। 1 की वैल्यू अगर 2,000 तो पूछ क्या रहा है आपसे? ए ने कितने रुपए निवेश किए? तो ए ने अनुपातिक 4 रुपए निवेश किए थे। पहले वाले पूछ रहा है ना, ए ने कितने रुपए निवेश किए, टोटल पूछ रहा है क्या? ए ने भाई अनुपातिक 9 होना चाहिए। तो देख लो भाई, ए ने कितने रुपए निवेश किए? तो पहले तो भाई इतना किए रहे, अनुपातिक 4, अब बाद में अनुपातिक 9 करी हुई गए। ओके, तो ये वाली बाद वाली ज़्यादा बात सही है, क्योंकि बाद में तो इतने कर देनी है ना, ये तो पहले कर ही रहे। तो ये 9 की वैल्यू निकालना ज़्यादा सही रहेगा, उपयुक्त, क्योंकि अंतिम रूप में तो यही किया है ना। तो अंतिम रूप में अनुपातिक 9, 9 दूनी 18, 18,000 रुपये इस प्रश्न का उत्तर होगा, आंसर।